Hello everyone. Today we are going to discuss about chapter 2 civics. In the last video we discussed about the South African constitution and how Nelson Mandela he helped in uniting the people and making of the South African constitution. तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था इट इंस्पायर्ड ऑल द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जितने भी वर्ल्ड में लोग थे जो डेमोक्रेसी को मानते थे, उसको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रखते थे, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया. एक ऐसा स्टेट जिसको लोग डिनाउंस करते थे, जिसको लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे और अनडेमोक्रेटिक मानते थे, अब सभी लोग उसको एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो तो साउथ अफ्रीका जैसी हो. What made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experiences into binding glue of a rainbow nation. तो क्या ऐसे चेंजेस थे जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो एक साथ मिल बांट के काम करने के लिए तैयार हुए और अपने जितने भी उनके पुराने एक्सपीरियंसेस थे, जो भी उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जो वाइट सुप्रीमसी थी, उन सब को भुला के इन्होंने कैसे एक रेनबो नेशन क्रिएट किया. रेनबो नेशन में जिसमें वाइट्स भी थे, ब्लैक भी थे, कलर्ड पीपल भी थे, मेन भी थे, विमेन भी थी. सो इट वॉज अ रेनबो नेशन बिकॉज इट इंक्लूडेड एवरीवन. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, नेल्सन मंडेला सेड कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा होना चाहिए जो पास्ट की भी बात करे और फ्यूचर की भी बात करे. On one hand, it is a solemn pact in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of the racist, brutal और repressive past. तो एक तरफ हम क्या शपथ ले रहे हैं कि जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ उसको हम बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने देंगे. जितना भी हमारे साथ रेसिज्म हुआ, मतलब रंग के ऊपर हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, दैट इज़ रेसिस्ट. और जितना भी हमारा ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट था जिसमें ब्लैक्स को बहुत ही ज़्यादा दबाया गया, बट इट इज़ मोर देन दैट. इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री इनटू one which is truly shared by all its people, a country which is in the fullest sense belongs to all of us, black, white, men and women. तो उसने कहा कि हम अपने पास्ट को दोहराएंगे नहीं और हम सभी लोग मिलके एक नए नेशन की तरफ बढ़ेंगे, एक ऐसा नेशन जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेंजेस आए और हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, मैन हो, वुमन हो, उसके अधिकार उसे मिल सके और वो इस कंट्री को, साउथ अफ्रीका को अपना बना सके. So that was about the South African Constitution. Now moving to the topic, why do we need a constitution? कि एक constitution की, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. तो साउथ अफ्रीका के लोगों का हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम कर सकता है. द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. कि वो लोग जो पहले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव कर रहे थे और जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, दोनों ही किस्म के लोग एकजुट होकर सामने आए और उन्होंने इक्वालिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए रखा कि हम सभी आज से बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. बहुत ही आसान काम नहीं था क्योंकि इतने सालों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इन सब को पीछे रख के एक दूसरे का साथ दिया. उनके मन में भी डर था, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, क्योंकि एक मिसट्रस्ट की फीलिंग आ गई थी कि अगर कोई व्यक्ति आपको इतने सालों से परेशान कर रहा है तो आप एकदम से उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे. तो साउथ अफ्रीका में भी सेम था. जो ब्लैक्स थे दे कुड नॉट ट्रस्ट द वाइट पीपल कि वो अब उन्हें परेशान क्यों नहीं करेंगे, और जो वाइट्स थे बहुत ही कम नंबर में थे, तो उनको लग रहा था कि अब जो साउथ अफ्रीका है वो इंडिपेंडेंट नेशन हो जाएगा तो कहीं वो उनसे बदले वाली भावना के साथ ना रहने लग जाए. तो उन दोनों ही पार्टीज़ के मन में काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो बैठा हुआ था. They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised. जो black people थे वो चाहते थे कि majority का रूल बना रहे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, वाइट्स माइनॉरिटी में थे लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ था. तो जो ब्लैक्स थे वो फाइनली चाहते थे कि हम भी पावर के अंदर आएँ. दे वॉन्टेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी. जो ब्लैक्स थे वो चाहते थे कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, हमारे पास सोशल स्टेटस हो,
ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स हों, हमें भी नौकरी करने का अधिकार मिले, और जो वाइट्स थे वो चाहते थे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमसे ना छीनी जाए, और हमारी जो प्रिविलेजेस हैं, जिन चीज़ों के साथ हम अभी तक रहते आए हैं, वो हमसे ना ली जाए। तो बहुत ही लंबे डिस्कशंस के बाद, नेगोशिएशंस के बाद एक फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ पे ये दोनों पार्टीज़ आई। जो वाइट्स थे उन्होंने मान लिया कि जो मेजॉरिटी का प्रिंसिपल होगा उसके अंदर क्या होगा, हर एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगी। ओके, सो देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन एंड 1 वोट। दे ऑल्सो अग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। तो बहुत सारे जो राइट्स थे कि कुछ नेसेसरी राइट्स तो सभी के पास होने चाहिए, उनके लिए भी जो वाइट माइनॉरिटी थी उसने हाँ भर दी थी। और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने एग्री किया था कि मेजॉरिटी का रूल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब जो ब्लैक पीपल हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी में है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनको सभी का देख के चलना पड़ेगा। दे अग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, और उन्होंने वाइट्स की प्रॉपर्टी को लेने से भी मना कर दिया। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in the future? कि कॉम्प्रोमाइज़ करना इतना आसान नहीं था, और कोई गारंटी नहीं थी कि यदि ये अब बोल देते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप दिखा के बोल सको कि आप अभी अपने वादे से मुकर रहे हो। सो दे नीडेड समथिंग जो वो इन फ्यूचर भी प्रोड्यूस कर सके। अगर उनके राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए था जो वो फ्यूचर में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस बात के लिए। द ओनली वन वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन वॉज टू राइट डाउन सम रूल्स बाय द गेम दैट एवरी वन वुड अबाइड बाय। तो बेस्ट इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि आप जितनी भी आपकी बातें हुई हैं वो सब लिख दो, और कुछ रूल्स डिसाइड कर लो, रेगुलेशन डिसाइड कर लो कि इस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो चलेगी। These rules also determine what the elected government was empowered to do and what they cannot do। तो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो भी इसके अंदर लिखी गई। फाइनली जितने भी सिटीजन्स थे उनके राइट्स को डिसाइड किया गया, और जो रूल्स थे वो चेंज नहीं हो सकते थे। ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। और जो भी विनर होगा, मतलब जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होगी, वो भी इन रूल्स को इतनी ईजिली चेंज नहीं कर सकते। और यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। दे एग्रीड कि कुछ जो रूल्स हैं वो सुप्रीम रहेंगे, और कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती। इन्हीं सब जब बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन, लॉज, ये सब इकट्ठे कर दिए गए तो इनको ही एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का नाम दे दिया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आप रिटन डॉक्यूमेंट मान लीजिए जिसके अंदर आपके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी कंट्री के लिए लिखे होते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से फंक्शन करना है, गवर्नमेंट के अंदर किसकी पावर कितनी है। तो ये सभी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ईजी। बहुत आसान नहीं होता है। हर एक कंट्री के अंदर बहुत ही किस्म के लोग होते हैं, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से बहुत ही घृणा करते हों, लेकिन सबके ओपिनियंस जो हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, सबके विचार बहुत अलग होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स। तो चाहे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी हो नहीं हो, लेकिन एक सेट ऑफ रूल्स हर एक कंट्री के पास होना चाहिए जो लोगों की जो राइट्स हैं उनको इंश्योर करे कि लोगों के पास क्या पावर है क्या नहीं है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड be a club in your area, a cooperative society or a political party, they all need a constitution। तो constitution is basically a rule book। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे वो इंश्योर कर सके कि जो भी व्यक्ति उनके आसपास काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है या उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है, ताकि उसके जो राइट्स हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं वो वायलेट ना हो सकें, उनको कोई हानि ना पहुंचाए। तो इन सभी बातों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रूल्स का एक सेट है जिसको सभी लोग देश के मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और वो डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है, सो लेट अस लुक एट देम वन बाय वन।
तो फर्स्ट इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो अगर आप कोई भी कंट्री देखते हैं उसके अंदर बहुत ही सारे डाइवर्स ग्रुप रहते हैं। दे कैन बी रिलीजियसली डाइवर्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है, यू कैन हैव हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, तो बहुत सारे रिलीजियस डाइवर्सिटी हो सकती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो वो सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, सभी के लिए एक ही टाइप के रूल्स हैं, तो इससे लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है एंड दे कैन लिव टुगेदर। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। दूसरी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो रोल है उसको डिफाइन कर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की कितनी पावर है, चीफ मिनिस्टर की कितनी पावर है, और जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उन सब के पास कितनी पावर है, कितनी उनकी पावर्स की लिमिट है, ये सब डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी होता है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो थर्ड चीज़ ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है और लोगों को बताता है कि आपके पास भी बहुत ही सारे अधिकार हैं। तो ये लोगों को बताता है कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। दे कैन बी फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी, यू हैव द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई मिलती हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो ये लोगों की इच्छाओं के बारे में बताता है कि वो कैसे अपने समाज को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, कैसे अपने समाज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. So जितने भी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक हों, लेकिन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटेन की और अमेरिकन्स की जो लड़ाई हुई थी, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा था कि अमेरिकन्स की और ब्रिटिश पीपल की इनकी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, जिसमें अमेरिकन्स ने जीत हासिल करी थी और जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। रिवोल्यूशन के बाद जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने भी अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सिंस देन इट बिकेम अ प्रैक्टिस दैट ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो एक प्रैक्टिस लोगों के अंदर चालू हो गई कि जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनके अंदर हम सभी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स you can ask in the comment section. Tomorrow we are going to start with the making of Indian Constitution. Okay, till then, take care. Bye bye.